फ्रेंड्स, तो जैसे कि हम लोगों ने बातचीत किए थे, अब हम लोग एक स्पेशल इक्वेशन करेंगे और वो है वैन डर वाल रियल गैस इक्वेशन। तो रियल गैस इक्वेशन का प्रॉब्लम हम जानते हैं, उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स था। तो वैन डर वाल ने हमें रियल गैस के लिए एक वर्किंग इक्वेशन दिया। इट्स अ वर्किंग इक्वेशन, ऑब्वियसली कुछ ना कुछ अप्रोक्सीमेशन तो होगा। सो वैंडल, अगर मान लो प्रेशर ऑफ द गैस कितना है? P, मोलर वॉल्यूम ऑफ द गैस, वो है हमारा Vm। टेम्परेचर ऑफ द गैस, वो है मेरा T। तो वैन डर वाल ने हमें एक इक्वेशन दिया, इसके करस्पॉन्डिंग वो है P प्लस A बाई Vm स्क्वायर इंटू Vm माइनस B, दैट इज इक्वल्स टू RT। तो वैन डर वाल का इक्वेशन क्या आया? P प्लस A बाई Vm स्क्वायर इंटू Vm माइनस B, दैट इज इक्वल्स टू RT। राइट, ये हमारा वैन डर वाल ने जो इक्वेशन दिया वो इस फॉर्म में है। A और B क्या है? A एंड B आर टू कांस्टेंट्स that depend upon only the gas। वो हम लोगों का केवल और केवल गैस पे ही डिपेंड करता है, कौन सा गैस लिया गया है, और उसके अलावा और किसी भी चीज पर डिपेंड नहीं करता है। तो वैन डर वाल का इक्वेशन को देख के सबसे पहले तो लोगों का मन में यह शक पैदा हुआ, जो ये वैन डर वाल का इक्वेशन एक वैलिड विरियल इक्वेशन है भी या नहीं। यानी वैन डर वाल के चर्चा करने के पहले, यानी वैन डर वाल ने डिराइव कैसे किया, उसके प्रॉपर्टीज क्या है गैस का, इन सारे मुद्दों को अगर हम छोड़ भी दें तो सबसे पहले तो हमें यह देखना पड़ेगा जो वैन डर वाल का जो इक्वेशन है वो विरियल को सेटिस्फाई करता भी है या नहीं। यानी बेसिकली क्या है? टू प्रूव वैन डर वाल्स गैस, यानी वैन डर वाल्स इक्वेशन is a valid virial equation. We have to prove that the Van der Waal equation is a valid virial equation, क्योंकि अगर virial equation ही नहीं होता है तो ये वाला जो उसका equation है उसको हम पूरी तरीके से पहले ही रिजेक्ट करेंगे, क्योंकि virial को तो सेटिस्फाई करना ही चाहिए without any exception. So first of all, let's prove it. Okay, मेरे पास क्या है? P plus A by Vm square into Vm minus B, that is equals to RT. तो अब अगर मैं इसको Vm से इधर मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? PVm plus A by Vm into 1 minus B by Vm, that is equals to RT। तो मेरे पास क्या आ गया? P plus A by Vm is equals to RT, 1 divided by 1 minus B by Vm। ये मेरे पास आ जाएगा, राइट।
सो अगर अब हम लोग थोड़ा सा गौर से देखें तो हमें अचानक से एक फॉर्मूला दिखता है. दैट फॉर्मूला इज ऑफ इनफाइनाइट जीपी. वो क्या है? a plus ar square dot 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 up to infinite terms is nothing but a by 1 minus r, provided mod of r must be less than 1 and r must not be equals to 0. ऑब्वियसली r अगर 0 भी होगा तो ये रूल वैलिड रहेगा, लेकिन वो जीपी नहीं रहेगा, इसीलिए हम उसको इस फॉर्मूले में नहीं डालते हैं. ये हमारा एक फॉर्मूला है a plus ar square up to infinite number of terms that is equals to a by 1 minus r. अगर हम थोड़ा गौर से देखें यहां पर तो साफ साफ दिख रहा है a मेरा 1 है और r की तरह काम जो कर रहा है वो कर रहा है b by vm. So P plus A by VM, सॉरी मैंने यहां पे छोटा सा गलती किया हूं, यहां पे VM लिखना भूल गया. सॉरी फॉर द कैलकुलेशन मिस्टेक. हाँ, तो यहां पे क्या गया? PV प्लस A by VM. मैं इसे क्या लिख सकता हूं? RT इंटू, इसका उल्टा जाओ, A by 1 माइनस R को क्या लिख सकता हूं? A प्लस AR स्क्वायर डॉट डॉट डॉट. यहां पर A मेरा 1 है और R जो है वो मेरा है B by VM, तो इसको मैं लिख सकता हूं 1 प्लस B by VM प्लस B स्क्वायर बाई VM स्क्वायर डॉट 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 डॉट. मैं ये लिख सकता हूं, राइट. अब इसको इधर ले आओ तो PVM मेरे पास क्या हो जाएगा? RT 1 प्लस B बाई VM प्लस B स्क्वायर बाई VM स्क्वायर, सो ऑन एंड सो फोर्थ. और A बाई VM को मैंने ऐसे लिख दिया माइनस RT इंटू A बाई RT डिवाइडेड बाई VM, राइट. क्योंकि मैं RT यहां से कॉमन ले पाऊं, तो RT को अगर मैं कॉमन ले पा रहा हूं तो ऑब्वियस सी बात है PVM इज इक्वल्स टू RT 1 प्लस B माइनस A बाई RT डिवाइडेड बाई VM प्लस B स्क्वायर बाई VM स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो अब अगर मैं इसको देखूं, अगर मैं कंपेयर करूं इस वीरियल इक्वेशन के साथ, वीरियल इक्वेशन मेरा क्या होता था? PVM इक्वल्स टू RT प्लस कैपिटल A बाई VM प्लस कैपिटल B बाई VM स्क्वायर. तो इन दोनों को मैं अगर साथ में कंपेयर करूं और मैं ये जानता हूं जो कैपिटल A कैपिटल B ये सारे या तो कांस्टेंट होना चाहिए या तो फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली होना चाहिए. तो सिंपल सी बात है, अगर मैं 1 to 1 कंपेयर करूं तो मैं देख सकता हूं फर्स्ट वेरिएबल सेकंड वेरिएबल कोएफिशिएंट जो है वो मेरा फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है और इसके अलावा बाकी सारे वेरिएबल कोएफिशिएंट्स जो है वो मेरा केवल और केवल कांस्टेंट है, वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा. तो एक बात तो यहां से क्लियर हो गया, जो वैन डर वाल्स इक्वेशन इज अ वैलिड विरियल इक्वेशन.
वैन डर वाल इक्वेशन जो है वो एक वैलिड विरियल इक्वेशन तो है। तो अब क्योंकि ये एक विरियल इक्वेशन ऑफ स्टेट है तो इस कारण पे हम लोग इस इक्वेशन को एक्सेप्ट करेंगे और अब हम देखना चाहेंगे जो हाउ वैन डर वाल डिराइव्ड इट। सो नाउ लेट्स सी डिराइविंग वैन डर वाल्स इक्वेशन। तो वैन डर वाल ने क्या बोला, ध्यान देना, जो आइडियल गैस के लिए पीवी इक्वल्स टू एनआरटी यानी पी इंटू वी मोलर, वो तो हमेशा ही वैलिड रहेगा। सो फॉर आइडियल गैस हम डेफिनेटली लिख सकते हैं पी आइडियल इंटू वी मोलर आइडियल दैट इज इक्वल्स टू आरटी। बट हमारे पास समस्या क्या है, हमारे पास समस्या यह है जो हमारा गैस है वो आइडियल गैस नहीं है, वो एक रियल गैस है। वो हमारा एक आइडियल गैस नहीं है, वो एक रियल गैस है। तो अगर वो रियल गैस है तो ऑब्वियस सी बात है इस गैस के कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे डेफिनेटली, राइट। तो मान लो इस कंटेनर के अंदर है 1 मोल रियल गैस। कंटेनर का वॉल्यूम जो है वो है मेरा Vm, 1 मोल लिया हूं तो जो कंटेनर का वॉल्यूम है वो है Vm। अच्छा ध्यान देना, ये जो वॉल्यूम है दिस वॉल्यूम इज द रियल वॉल्यूम। ये वाला जो वॉल्यूम है दैट वॉल्यूम इज द रियल वॉल्यूम, राइट। इसमें कोई हाइपोथेटिकल वॉल्यूम नहीं है, यानी बहुत लोग इसको आइडियल वॉल्यूम मानते हैं, वो बिल्कुल बकवास है, बिल्कुल गलत है। जो कंटेनर का वॉल्यूम असली में है वो है यार, वो रियल है, सच्चाई है। तो ऑब्वियस सी बात है ये हमारा रियल वॉल्यूम है। प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस इज इक्वल्स टू पी। अरे अगेन जो प्रेशर में कंप्यूट कर रहा हूं वो असली में दिख रहा है, तो ये वाला पी जो है ये ध्यान देना हमारा रियल प्रेशर है, राइट। और टेम्परेचर ऑफ गैस इज इक्वल्स टू टी। तो अब बात इतनी सी है, जो वैन डर वाल ने ये बोला अगर रियल वॉल्यूम Vm है तो 2 क्वेश्चन अब सामने आया। इफ रियल वॉल्यूम इज इक्वल्स टू Vm देन व्हाट इज द आइडियल वॉल्यूम। ऑब्वियसली बात है अगर रियल वॉल्यूम मेरा Vm है तो मेरा आइडियल वॉल्यूम कितना होगा उसके करस्पॉन्डिंग, राइट। और दूसरा उसके मन में यह सवाल आया, इफ रियल प्रेशर मेरा P है, अगर रियल प्रेशर मेरा P है देन सवाल यह आया देन व्हाट इज द आइडियल प्रेशर। तो ये 2 सवाल जो हैं वो वैन डर वाल के दिमाग पे खड़ा हुआ, जो अगर मैं रियल प्रेशर P देख पा रहा हूं, अगर ये गैस आइडियल के बदले रियल होता तो वो प्रेशर कितना एक्सर्ट करता। तो उसके करस्पॉन्डिंग वैन डर वाल ने 2 करेक्शन डिफाइन किया।
जो पहला करेक्शन है वो है द वॉल्यूम करेक्शन। ये जो करेक्शन डिफाइन हुआ दैट इज द वॉल्यूम करेक्शन। ना ये वॉल्यूम करेक्शन कहां पर गेम पे आया, कैसे आया, देखते हैं। अच्छा एक बात बताओ, हम लोगों का आइडियल गैस और रियल गैस में वॉल्यूम पॉइंट ऑफ व्यू से मेन डिफरेंस क्या है? मेन डिफरेंस तो ये है, जो इन आइडियल गैस वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स इज नेग्लेक्टेड। जो हमारा मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम है वो नेग्लेक्ट करेंगे, यानी गैस के अंदर जितना भी जगह है वो कंप्लीटली खाली जगह है, और हर मॉलिक्यूल के पास जो गैस का कंटेनर है उसके इक्वल वॉल्यूम अवेलेबल है फ्रीली घूमने के लिए। पहले ये बात समझ में आया या नहीं आया? आई होप यहां पे ये बात समझ में आया होगा। जो मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम को अगर हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं तो रियल और आइडियल में कोई डिफरेंस नहीं था, लेकिन क्योंकि रियल में हम मॉलिक्यूल्स को एक फाइनाइट साइज के स्फीयर्स मानेंगे, ठीक है, वो तो वैन डर वाल्स का अप्रॉक्सीमेशन था, तो खाली जगह हम पूरा नहीं मान सकते हैं। तो वैन डर वाल्स ने क्या किया, ध्यान देना, जो ये कंटेनर है, कंटेनर के एक कोने में उसने सारे के सारे मॉलिक्यूल्स को इकट्ठा कर लिया। जो कंटेनर की खाली जगह है उसके अंदर घर के कोने में सारे के सारे मॉलिक्यूल्स को इकट्ठा कर लिया। ऑब्वियसली उसकी बात है कितने मॉलिक्यूल्स हैं यहां इसके पास एवोगैड्रो नंबर जितने मॉलिक्यूल्स हैं, क्योंकि मैंने एक ही मोल माना हूं, तो Na इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अच्छा, राइट। और ये जो वॉल्यूम है इसको उसने नाम दिया Ve, जिसको हम बोलेंगे एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, और एक्सक्लूडेड वॉल्यूम और वॉल्यूम करेक्शन, ठीक है, राइट। तो अगर मैं ये इस वॉल्यूम को एक्सक्लूड कर दूं तो जो बाकी जो जगह बचता है, ध्यान देना, ये जो जगह है वो जगह पूरी तरीके से खाली है, और ये जो खाली जगह है इसको ही मैं डेफिनेटली आइडियल वॉल्यूम बोल सकता हूं, दैट इज Vi, क्योंकि ये तो खाली है। सो बेसिकली ध्यान देना, जो मेरा आइडियल मोलर वॉल्यूम होगा दैट विल बी द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर माइनस V एक्सक्लूडेड, जितना वॉल्यूम को उसको एक्सक्लूड करना पड़ रहा है। और बाय द वे V एक्सक्लूडेड को उसने एक नाम से बताया, V एक्सक्लूडेड ही मेरा B है, ठीक है, समझ में? B फॉर 1 मोल, राइट, पर मोल जितना एक्सक्लूड करना पड़ता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, B। तो ऐसे अगर n मोल्स होता तो NB होता, बट यहां पर क्योंकि मैंने एक ही मोल को लेकर चालू किया हूं तो जो मेरा एक्सक्लूडेड वॉल्यूम होगा वही मेरा B का वॉल्यूम होने वाला है।
ओके, नाउ लेट्स सी, ध्यान देना, लेट रेडियस ऑफ वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का जो रेडियस होगा वो मेरा कितना है, r। तो वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल क्या होगा मेरा, 4/3 पाई r क्यूब, ये मेरा एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम आएगा, राइट। अच्छा, तो मेरे पास कितना मॉलिक्यूल्स है, एवोगैड्रो नंबर जितना, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ वन मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना आएगा, एवोगैड्रो नंबर इंटू 4/3 पाई r क्यूब, और जितना मेरा मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम है डेफिनेटली उतना ही मुझे एक्सक्लूड करना चाहिए, हां कि ना, एक बार सोचो। यानी मैं लिखना चाह रहा हूं जो इस केस में मेरा VE है वो है मेरा एवोगैड्रो नंबर इंटू 4/3 पाई r क्यूब। क्या ये मैं सही लिखा हूं या गलत लिखा हूं, एक बार सोचो, सोच लिए। जिनका जवाब हां है वो गलत हो और जिनका जवाब हां है वो सही हो। मतलब ये मैं गलत लिखा हूं, ये जितने लोग मानते हो वो सही मान रहे हो, और जितने लोग ये बोल रहे हो मैं सही लिखा हूं वो डेफिनेटली गलत है। ध्यान देना एक चीज, माई क्लेम VE is more than this। जो मेरा एक्सक्लूडेड वॉल्यूम होगा वो कितना होगा वो तो नहीं पता, लेकिन डेफिनेटली इससे तो ज्यादा ही होगा, क्योंकि यहां पर मॉलिक्यूल्स जो है वो सॉलिड है। अगर मान लो मैं 3 मॉलिक्यूल भी पास पास रखता हूं तो ध्यान देना जितना जगह ऑक्युपाई हो रहा है वो इस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम तो है ही सही, लेकिन कुछ खाली जगह यानी वॉइड V डेफिनेटली कवर हो रहा है। इस जगह पे कोई दूसरा मॉलिक्यूल डेफिनेटली सेट नहीं हो सकता है। मॉलिक्यूल्स अगर लिक्विड होता तो इन दैट केस हम ये चीज बोल सकते हैं, क्योंकि लिक्विड को हम एकदम कॉम्पैक्टली ठूस सकते हैं, लेकिन सॉलिड में डेफिनेट सी बात है कुछ ना कुछ यहां पर हमारा वॉइड या फिर गैप डेफिनेटली क्रिएट तो होगा ही होगा। तो वैन डर वाल्स ने कैसे करेक्शन किया, ध्यान देना। उसने 2 मॉलिक्यूल लिया और दोनों को एग्जैक्टली टच करा दिया। 2 मॉलिक्यूल्स लिया, दोनों को एग्जैक्टली टच करा दिया। दोनों का रेडियस है RR। अब जो पॉइंट ऑफ टचिंग है, अब जो पॉइंट ऑफ टचिंग है इस पॉइंट ऑफ टचिंग को मानते हुए वैन डर वाल्स ने क्या किया, एक 2r रेडियस का स्फीयर बनाया। वैन डर वाल्स ने क्या किया, एक 2r रेडियस का स्फीयर बनाया, और अब उसने बोला ये जितनी जगह है, ये जगह के अंदर कोई भी तीसरा मॉलिक्यूल पूरी तरीके से आ नहीं सकता है, तो मैं ये मानूंगा जो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम
दिस इज एक्सक्लूडेड वॉल्यूम फॉर टू मॉलिक्यूल्स, राइट। ये वैन डर वाल ने assumption मारा, दो मॉलिक्यूल के पीछे मैंने इतना वॉल्यूम को एक्सक्लूड करूंगा। अच्छा, ऑब्वियसली वैन डर वाल थोड़ा गलत है, मानता हूं इसमें कोई मॉलिक्यूल पूरा नहीं आ सकता है, लेकिन आधा तो आ सकता है। उसने एक्सक्लूड ज्यादा कर रहा है, यानी ही इज ओवर काउंटिंग। दो बातें बोलूंगा। नंबर वन, वैन डर वाल अप्रोक्सीमेशन है, एग्जैक्ट सही तो विरियल है, जो हमारे औकात की बाहर है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स तक। तो वैन डर वाल ने कहीं पर ये नहीं बोल रहा है जो मैं बोल रहा हूं वो 100% सही है। वैन डर वाल ये बोल रहा है जो मोटे मोटे तौर पे रिजल्ट आ जाएगा, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी लगाओगे, उससे बेहतर रिजल्ट मेरे इक्वेशन से आएगा, राइट। ओके, नाउ इसके बाद जो दूसरी बात आती है, एक्चुअली वैन डर वाल का रिजल्ट जो आता है ना, वो काफी ज्यादा अच्छा आता है। काफी ज्यादा अच्छा आने का मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूं, तो दोस्तों ध्यान दो एक बात पे, वो क्या है, क्या ध्यान देने की बात है, जो यहां पर एक्चुअल में वैन डर वाल ने दोनों को साथ में टच करा दिया है। वैन डर वाल ने दोनों को साथ में टच करा दिया है। एक्चुअल में दो मॉलिक्यूल प्रॉपर टच तो कभी कर ही नहीं सकता है। रीजन ये है, दोनों के इलेक्ट्रॉन क्लाउड में भयंकर रिपल्शन होगा। तो एक जगह पे वो अंडर काउंट कर रहा है और एक जगह पर वो ओवर काउंट कर रहा है। तो सिंपल सी बात है, मैं एक चीज ये कहना चाह रहा हूं, जो एक तरीके से वो वॉल्यूम को ओवर काउंट कर रहा है एक्सक्लूड का, और टच करा के अंडर काउंट कर रहा है। मोटे मोटे दौर पे ये दोनों गलती एक दूसरे को काफी हद तक कंपेंसेट कर देता है, और कंपेंसेट करके ये जो उसका एजम्पशन है, इट वर्क्स प्रीटी फाइन। सो ध्यान देना, अब यहां पर क्या है, सो वी एक्सक्लूडेड फॉर टू मॉलिक्यूल्स, कितना आएगा, 4/3 पाई 2r का होल क्यूब, दैट इज इक्वल्स टू 4/3 पाई 8r क्यूब, राइट। सो वॉल्यूम एक्सक्लूडेड पर मॉलिक्यूल कितना आएगा, हाफ इंटू, कितना आएगा, हाफ इंटू दिस 4/3 पाई इंटू 8r क्यूब, दैट इज 4 इंटू 4/3 पाई r क्यूब। ये मेरा पर मॉलिक्यूल जितना वॉल्यूम एक्सक्लूड होगा। और ध्यान देना, ये अपने मॉलिक्यूल के खुद के वॉल्यूम के 4 टाइम्स है। देयरफॉर एक्सक्लूडेड वॉल्यूम पर मोल कितना होगा, 4 इंटू 4/3 पाई r क्यूब इंटू एवोगैड्रो नंबर, दैट इज कैपिटल VE, जो हम लोगों ने दिए हैं, और पर मोल बोल दिया हूं तो इसी को मैं बोल सकता हूं B। एंड वी कैन क्लियरली सी जो B है वो है 4 इंटू द मॉलिक्यूलर वॉल्यूम। तो गैस के 1 मोल का मॉलिक्यूल का जितना वॉल्यूम है, उसका 4 गुना वॉल्यूम हमें एक्सक्लूड करना पड़ेगा। तो इसके करस्पॉन्डिंग VM आइडियल हम लिख सकते हैं VM माइनस B। तो B मेरा क्या आ गया, 4 इंटू V मॉलिक्यूलर। अच्छा, तो टर्म्स क्या क्या आया देख लो, सुन लो कान खोल के। एक आ गया है एक्सक्लूडेड वॉल्यूम,
टोटल जितना वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, राइट। वी एक्सक्लूडेड को पर मोल के टर्म्स में लिखूंगा तो वो मेरा बी है, यानी वॉल्यूम एक्सक्लूडेड पर मोल। दूसरा है वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल, वो है 4/3 पाई आर क्यूब। उसके बाद है मॉलिक्यूलर वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम ऑफ वन मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स। और इसके अलावा है मोलर वॉल्यूम, वो तो वीएम है, वो तो मेरा कंटेनर के वॉल्यूम जितना है। और एक है वीएम आइडियल, यानी आइडियली एक मोल कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा, राइट, जो कि हमारा यहां पर ये खाली जगह है। तो ये सारे टर्म्स में आपस में कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, राइट। ओके, क्लियर? नहीं होगा तो वापस एक बार पीछे जाओ और वापस एक बार सुन लो मैंने क्या क्या बोला, और फिर यहां पर आगे बढ़ो। तो ये जो -b है उसको उसने बोला वॉल्यूम करेक्शन टर्म, यानी रियल से आइडियल जाने के लिए हमें ये करेक्शन जो है वो डेफिनेटली करना पड़ेगा। सो मोर द साइज ऑफ मॉलिक्यूल, more is the volume correction। मॉलिक्यूल का साइज जितना ज्यादा होगा हमारा वॉल्यूम करेक्शन भी उतना ज्यादा होगा, राइट। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन और से SO2 ले लूं तो सिंपल सी बात है सबसे छोटा होगा हीलियम, क्योंकि डेफिनेटली हीलियम जो है वो तो मेरा क्या होगा, वो तो एक मोनोएटॉमिक एटम है। उससे बड़ा होगा हाइड्रोजन, उससे बड़ा होगा ऑक्सीजन, उससे बड़ा होगा SO2, राइट। तो ये है हमारा वैन डर वाल्स का वॉल्यूम करेक्शन। सो नाउ वी विल कंसिडर द प्रेशर करेक्शन। अच्छा, ध्यान देना, वैन डर वाल्स ने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स में केवल अट्रैक्टिव ही कंसीडर किया था, रिपल्सिव नहीं। वैन डर वाल्स का यह हिसाब था, रिपल्शन जो होता है वो केवल साइज के कारण होता है, जो हमने ऑलरेडी बी में कंसीडर कर चुके हैं। तो वैन डर वाल्स का जो मेन फंडा है, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज अट्रैक्टिव ओनली। जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो केवल और केवल अट्रैक्टिव है। रिपल्शन इज ओनली ड्यू टू साइज। रिपल्शन इज ओनली ड्यू टू साइज, ठीक है, राइट। सो ये एक दीवार है, ये दीवार के साथ कोई एक मॉलिक्यूल टकरा रहा है, और ये टकराने के कारण जो मोमेंटम में चेंज आ रहा है, अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, दैट इज द ओरिजिन ऑफ प्रेशर। ये वाला मॉलिक्यूल टकराने में जितना मोमेंटम में चेंज हो रहा है, that is the reason behind the pressure, right। अच्छा, वैन डर वाल्स ने क्या बोला, ध्यान दो, जो कोई भी मॉलिक्यूल जो टकराने वाला है वो मॉलिक्यूल के चारों तरफ और भी तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे,
नाउ क्योंकि मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, तो जिस इंस्टेंट पे वो दीवार के साथ टकराने वाला है, उस इंस्टेंट पे सारे मॉलिक्यूल्स वो वाले मॉलिक्यूल को अपनी तरफ पुल करेगा। ये जो तेरी बाकी मॉलिक्यूल्स है वो सारे के सारे अपने तरफ उसे पुल करेगा। तो अपने तरफ अगर उसको पुल कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है जितने तेजी के साथ वो टकराना चाहिए था दीवार से, अब उतना तेजी के साथ वो नहीं टकरा पा रहा है। यानी जो आइडियली प्रेशर होना चाहिए था, अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं होता और वो फोर्स को उसे केवल अट्रैक्टिव माना है, तो आइडियली जो प्रेशर होना चाहिए था, अब जो प्रेशर है पी रियल, उससे तो डेफिनेटली ज्यादा होना चाहिए था। रीजन समझ में आया? खुला सांड दीवार से टकराए या फिर सांड को धागे से बांध के दीवार से टकराने दूं, तो जिस केस में मैं धागे से बांध रखा हूं, सांड उतना कम वेलोसिटी के साथ टकराएगा दीवार से, तो मोमेंटम चेंज जो होगा वो कम होगा। तो हमारे पास है धागे से बंधे हुए सांड, दैट इज अ रियल केस, और हमें चाहिए खुला सांड, यानी जो केस है आइडियल गैस, मतलब वहां पर कोई इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स नहीं है। तो सिंपल सी बात है, हमारा जो प्रेशर आइडियली मिलना चाहिए था वो ज्यादा है राइट नाउ हमें जितना मिल रहा है उससे। सो पी आई माइनस पी को उसने बोला प्रेशर करेक्शन, और साथ ही साथ उसने और एक चीज दिखाया, जो ये प्रेशर करेक्शन है वो एक्सपेरिमेंटली आया प्रोपोर्शनल टू 1/Vm²। जो प्रेशर करेक्शन आया वो एक्सपेरिमेंटली, इसने यहां पर कोई लॉजिक नहीं है, एक्सपेरिमेंटली वो आया प्रोपोर्शनल टू 1/Vm²। सो Pi माइनस P इज इक्वल्स टू A/Vm²। तो Pi मेरे पास आ गया P प्लस A जहां पर गैस पे डिपेंड करता हुआ एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, तो ऑब्वियस सी बात है धागा क्या है उस पर डिपेंड करेगा, यानी मोर द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा इंप्लाइज जो A है वो भी मेरा ज्यादा होगा। सो अगर मैं हाइड्रोजन लेता हूं, O2 लेता हूं, CO2 लेता हूं और एमोनिया लेता हूं, तो हाइड्रोजन में ना के बराबर बिल्कुल प्रैक्टिकली जीरो अमाउंट का वैन डर वाल्स इंटरेक्शन होगा, राइट? तो A ऑफ H2 डेफिनेटली मेरा मिनिमम होगा, वो कम होगा A ऑफ O2 से। अब O2 में भी लग तो वैन डर वाल्स फोर्स रहा है, लेकिन मोर अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, तो मोर अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, तो ऑब्वियस सी बात है जो हमारा A का O2 होगा, O2 का जो A होगा वो थोड़ा ज्यादा होगा। दैट विल बी लेसर देन A फॉर CO2, क्योंकि CO2 में कम से कम पार्शियल डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन तो है, एंड दैट विल बी लेस देन A अमोनिया। द रीजन इज वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो हमारा अमोनिया है वहां पे तो प्रॉपर H बॉन्डिंग है, तो इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन जितना ज्यादा होगा डेफिनेट सी बात है वहां पर A का वैल्यू उतना ज्यादा होने वाला है। अगर मान लो मैं CO2 और SO2 को कंपेयर करूं, CO2 पे नेट डाइपोल मोमेंट तो जीरो है, पार्शियल डाइपोल्स है, आधा CO आधा CO का, C पे डेल्टा प्लस है, O पे डेल्टा माइनस है, बट SO2 में तो प्रॉपर डाइपोल मोमेंट है, इट्स नॉट लिनियर, इट्स बेंट, तो प्रॉपर डाइपोल मोमेंट है,
SO2 का A डेफिनेटली ज्यादा होगा एज कंपेयर टू CO2, राइट? तो वैन डर वाल ने यहां पर दो करेक्शन करके दिया. A by VM square is the pressure correction. अच्छा, करेक्शन मतलब ये नहीं हमने कुछ गलती किए थे, राइट? हम कर सही रहे हैं, हम गलत निकालना चाह रहे हैं. एग्रीड? यानी आइडियल प्रेशर इज मोर देन द रियल प्रेशर एंड द आइडियल मोलर वॉल्यूम विल बी लेसर देन द रियल वॉल्यूम. ओके ओके, तो हम लोगों ने यहां पर देखे थे जो आइडियल प्रेशर जो था P ideal that is equals to A by VM square, P plus A by VM square, और जो V ideal था वो था मेरा VM minus B. बट एक मोल के लिए मैं सिंपली लिख सकता हूं P ideal into V ideal equals to RT. तो that simply implies P plus A by VM square into VM minus B, that is equals to RT. तो ये मेरे पास वैन डर वाल इक्वेशन डिराइव हो गया वहां से. P ideal into V ideal that is equals to RT. हमने करस्पॉन्डिंग आइडियल वॉल्यूम्स और आइडियल प्रेशर निकाल लिए और वहां से मेरे पास फाइनल वैन डर वाल इक्वेशन जो है वो हमारा आ चुका है. तो ये जो वैन डर वाल इक्वेशन का एक बेसिक लेवल का डेरिवेशन है वो हमें पता होना चाहिए, राइट? अब हम लोग वैन डर वाल इक्वेशन के और भी डिफरेंट एस्पेक्ट्स के बारे में चर्चा करेंगे. पहली बात, ये वाला इक्वेशन को और कैसे लिख सकते हैं? मैं इस तरीके से याद रखता हूं. बाय द वे, कुछ लोग मोल्स के टर्म्स में याद रखते हैं. आई डोंट लाइक इट. नाउ VM is nothing but V by N. तो इसको अगर मैं इस पे पुट करता हूं तो मेरे पास क्या आएगा? P plus A N square by V square V minus NB by N that is equals to RT. तो वैन डर वाल इक्वेशन का दूसरा रूप जो है वो ये भी है P plus A N square by V square into V minus NB that is equals to nRT. इसमें समस्या ये होती है कि इतनी सारी जगह पर n है जो पक्के से एग्जाम में कोई ना कोई गलती तो होंगे ही होंगे. दोनों कोई अलग इक्वेशन नहीं है, दोनों सेम ही इक्वेशन है और इन दोनों में ही बस v की जगह पे v by n पुट कर दो, we will get this equation. तो इसका कोई अलग सा इंपॉर्टेंस नहीं है. तो चलिए, Z of a van der Waal gas at different condition. ठीक है, डिफरेंट कंडीशन में हम क्या करेंगे? वैन डर वाल गैस का जो कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर है उसके बारे में चर्चा करेंगे. तो पहला जो कंडीशन करेंगे, एट वेरी लो प्रेशर. तो प्रेशर अगर बहुत ज्यादा लो है तो ऑटोमेटिकली VM इज हाई. जो मेरा VM होगा वो डेफिनेटली मेरा हाई है. ठीक है, प्रेशर जो है वो हमारा बहुत ही ज्यादा लो दे रखा है. अच्छा, ऑब्वियस सी बात है, मैं अगर इस इक्वेशन को देखूं तो ध्यान देना, प्रेशर मेरा लो है तो A by VM स्क्वायर का टर्म को मैं डेफिनेटली नेग्लेक्ट नहीं कर सकता हूं. लेकिन VM जो है वो मेरा हाई है. B अल्टीमेटली मॉलिक्यूलर वॉल्यूम है, सो 4 इंटू मॉलिक्यूलर वॉल्यूम चलेगा. B is much less than VM, तो VM minus B is approximately VM.
अब इसको अगर मैं इस इक्वेशन में पुट करूं तो जो मेरा नया इक्वेशन बनेगा वो क्या बनेगा? P प्लस ए बाई वी एम स्क्वायर इंटू वी एम इक्वल्स टू आर टी। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? पी वी एम प्लस ए बाई वी एम दैट इज इक्वल्स टू आर टी। अगर मैं डिवाइड करता हूं तो Z प्लस ए बाई आर टी डिवाइडेड बाई वी एम दैट इज इक्वल्स टू 1। मेरे पास ये इक्वेशन आता है। तो मेरे पास Z जो आता है 1 माइनस ए बाई आर टी वी एम। तो सिंपल सी बात है, ये जो चीज आएगा दैट विल बी डेफिनेटली लेस देन 1। यानी अगर प्रेशर बहुत ज्यादा लो है तो इन दैट केस Z जो आएगा वो मेरा लेस देन 1 आएगा। देयरफॉर एट लो प्रेशर्स, एट लो प्रेशर्स जो हमारा वैंडरवाल गैस है, जो हमारा वैंडरवाल गैस है, दे आर मोर compressible than ideal gas। ये मामला तो क्लियर है, होना भी चाहिए। साफ साफ ध्यान दो, जो अगर प्रेशर हमारा बहुत लो है, मॉलिक्यूलर डिस्टेंस सफिशिएंट है, तो डेफिनेटली वहां पर अट्रैक्शन का फैक्टर जो है वही डोमिनेट करेगा। यानी इफ वी नेग्लेक्ट द रिपल्सिव टर्म ऑफ वैन डर वाल B, only term that's remaining is A is always positive क्योंकि वो तो हमारा अट्रैक्शन को ही डिनोट करता है। तो सिंपल सी बात है, वैन डर वाल गैस के केस में अगर हम B को नेग्लेक्ट कर दें, Z1 से कम आना चाहिए था, जो कि हमारा आया भी है। राइट नाउ सेकंड, at high pressure region, at high pressure region क्या होगा? हाई प्रेशर रीजन में क्या होगा? ध्यान देना, अगर P मेरा बहुत ज्यादा हाई है यानी Vm इज लो, अच्छा लॉजिकली मोलर वॉल्यूम अगर कम है तो मॉलिक्यूल्स पास पास आ गया है, साइज अब बहुत ज्यादा मैटर करेगा। साइज अगर मैटर ज्यादा करेगा तो डेफिनेट सी बात इतना तो है ही, Z1 से बड़ा आना चाहिए, क्योंकि रिपल्शन डोमिनेटिंग पोजीशन हमें फिलहाल लग तो रहा है। ओके सो लेट्स सी, क्योंकि प्रेशर हमारा सफिशिएंटली हाई है तो P प्लस ए बाई वी एम स्क्वायर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू P। ये मैं लिख सकता हूं। तो मेरा जो नया इक्वेशन आएगा वो आएगा P इंटू वी एम माइनस बी दैट इज इक्वल्स टू आर टी। सो पी वी एम plus BP is equals to RT. Now, if I divide by RT, PVM by RT is nothing but Z. So, Z plus BP by RT is equals to 1. Sorry, it's minus, right? So, Z minus BP by RT is coming out to be 1. तो सिंपल सी बात है, Z मेरा इस कंडीशन में आएगा 1 प्लस बी बाई आर टी इंटू पी। एंड ऑब्वियस सी बात है, जैसे कि हमने थियोरिटिकली प्रेडिक्ट किए थे, एक्चुअलिटी में भी Z मेरा ग्रेटर देन 1 ही आ रहा है। राइट नाउ द थर्ड कंडीशन,
very low pressure and very high temperature. अच्छा, प्रेशर मेरा बहुत ज्यादा लो है और टेम्परेचर मेरा बहुत ज्यादा हाई है, तो दोस्तों ध्यान देने का ट्राई करो, थोड़ा लॉजिकल बात करें। प्रेशर बहुत लो है, वॉल्यूम मेरा काफी ज्यादा है, मॉलिक्यूल्स दूर दूर है, रिपल्शन का कोई सवाल पैदा नहीं होता है। अगर टेम्परेचर बहुत हाई है, अगर टेम्परेचर बहुत हाई है तो सिंपल सा बात मैं बोल सकता हूं या नहीं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स विल बी वेरी हाई। हमारा जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो भी ऑब्वियसली बहुत ही ज्यादा हाई होने वाला है। तो अगर काइनेटिक एनर्जी हमारा बहुत ज्यादा हाई होने वाला है, सिंपल सी बात है, पोटेंशियल एनर्जी कैन एक्चुअली बी नेग्लेक्टेड। और पोटेंशियल एनर्जी को अगर मैं नेग्लेक्ट कर पा रहा हूं, सारे एनर्जी मैं काइनेटिक में एज्यूम कर रहा हूं, तो सिंपल सी बात है, मैं ये भी बोल सकता हूं या नहीं, जो गैसेस बिहेव ऑलमोस्ट आइडियली, हमारे जो गैस है वो लगभग लगभग हमारा आइडियली बिहेव करने वाला है। तो सिंपल सी बात है, जो मेरा Z आएगा वो मेरा अप्रोक्सीमेटली 1 के इक्वल आएगा, राइट। तो अगर प्रेशर बहुत ज्यादा लो है और मेरा टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है, तो गैस नियरली आइडियली बिहेव करेगा। Z जो आएगा वो लगभग लगभग 1 आने वाला है। ओके, नाउ द फोर्थ केस, द केस ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम। अच्छा, हाइड्रोजन और हीलियम का एक स्पेशल केस है, इस बात को हमें थोड़ा समझना पड़ेगा। ऐसा केस को स्पेशल नहीं है। अब हाइड्रोजन और हीलियम में इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी प्रैक्टिकली नहीं है, एक दोनों में 2-2 इलेक्ट्रॉन तो कुल मिला के हैं, राइट। तो मेन बात यह है, हाइड्रोजन और हीलियम में ए को हम प्रैक्टिकली नेग्लेक्ट कर सकते हैं, वैन डर वाल्स फोर्स को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी कंडीशन। A can always be neglected. A को हम लोग हमेशा हर हाल पे नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो फॉर हाइड्रोजन एंड हीलियम वी कंसीडर, हम जो कंसीडर करते हैं रियल गैस इक्वेशन, वो है ए को पूरी तरीके से 0 मान लो, P प्लस A बाई VM स्क्वायर इंटू VM माइनस B इक्वल्स टू RT। तो इसमें से अगर मैं A वाला टर्म को भूल जाता हूं, सो दिस टर्म इज गॉन, तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगा वो आएगा P इंटू VM माइनस B, एंड हम इसको मान लेते हैं दिस वन इज ऑलवेज वैलिड। ये जो केस है ये हमारा हमेशा ही वैलिड है, P इंटू VM माइनस B इज इक्वल्स टू RT। तो Z अगर मैं कंसीडर करूं इसके बारे में,
तो z जो आएगा that will come out to be 1 plus bp by rt and that will be always greater than 1. I hope this part is understood, right? तो डिफरेंट केसेस में वैन डर वाल्स गैस में जो हमें z मिलने वाला है उसके बारे में हमने यहां पर चर्चा कर ली है. ओके, नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज फाइंडिंग Boyle's temperature for a van der Waals गैस. एक वैन डर वाल्स गैस के लिए हम बॉयल्स टेम्परेचर किस तरीके से निकाल सकते हैं उसके बारे में अब हम थोड़ा सा चर्चा करना चाहेंगे. तो कैसे करेंगे, क्या होगा, लेट्स सी. सिंपल सी बात है, ज्यादा टफ नहीं है, ध्यान दो. अच्छा, कल हम लोगों ने क्या डिफाइन किए थे? एट बॉयल्स टेम्परेचर, एट बॉयल्स टेम्परेचर जिसको हम बोलेंगे TB, मेन क्या चीज था? दी value of second virial coefficient, the value of second virial coefficient capital A must be equals to 0. ठीक है. अच्छा, और अभी अभी हम लोगों ने जब डिराइव किए, प्रूफ किए, जो वैन डर वाल्स इक्वेशन एक वैलिड वेरियल इक्वेशन है, तो ध्यान देना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं. हमने एक चीज निकाले जो PVM इक्वल्स टू RT इंटू 1 प्लस B माइनस A बाई RT बाई VM प्लस B स्क्वायर बाई VM स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट. ये हमारा वैन डर वाल्स इक्वेशन का विरियल फॉर्म था. ये हमारा वैन डर वाल्स इक्वेशन का विरियल फॉर्म था. अच्छा, बहुत लोग तुम लोग को बोल सकता है जो विरियल इक्वेशन सिलेबस में नहीं है, मान लेता हूं नहीं है, ठीक है, मान लेता हूं फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी. बट विरियल इक्वेशन करके रखने पर पहली बात, एडवांस में कॉम्प्रिहेंशन कभी भी आ सकता है, उसे बहुत हेल्प मिलेगा. और दूसरी बात एक और है, हमारा जो रट्टाफिकेशन है वो काफी ज्यादा कम हो जाता है अगर हमें विरियल का नॉलेज साथ में हो, वरना ये बॉयल्स टेम्परेचर वगैरह तुम्हें रटवाना पड़ेगा. अगर हमें विरियल इक्वेशन मालूम है, उसके प्रॉपर्टीज मालूम है, तो हमारे लिए बहुत क्रिस्टल क्लियर रहेगा जो कब किस प्रकार का ग्राफ बनेगा, क्यों बनेगा, मामला एकदम कूल रहेगा. ठीक है, वरना वो हर एक इंफॉर्मेशन रट्टे में कन्वर्ट होने वाला है. तो जो लोग मार्केट में ये बोलते हैं, अभी इस चैप्टर के बारे में विरियल बोलते हैं, ठीक है, अब आगे जब आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ोगे तो वहां पे मास एंड चार्ज बैलेंस के बारे में भी सेम बोले जाते हैं. मेरा बहुत सिंपल सलाह है दोस्तों, समय है पढ़ डालो, समय है पढ़ डालो. क्या पता क्वेश्चन आ जाए, कॉम्प्रिहेंशन में कभी भी आ सकता है. अब बोलेंगे एक क्वेश्चन आया तो देखो, एज अ टीचर हमारे लिए बहुत सारे बच्चे एग्जाम देते हैं. हम ये बोल सकते हैं एक क्वेश्चन, बट तुम एक ही बार एडवांस या मेंस देने वाले हो, तुम्हारे लिए वो एक क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन नहीं है. वो हर एक क्वेश्चन ऐसे ऐसे करके छूटता चला जाए तो रैंक हमारा ऑटोमेटिकली गिर जाएगा. तो मेन बात को समझो. मैं कुछ चीजें ऐसे बताऊंगा पूरे वीडियो लेक्चर के सीरीज में जो एपरेंटली बहुत लोग बोल देते हैं ये तो सिलेबस में नहीं है, ये करके क्या होने वाला है, ये सब इररिलेवेंट है. रिलेवेंस है बेटा, वरना यहां पर ऐसे कोई पढ़ा के मुझे फायदा क्या है अगर ये चीजें 100% इररिलेवेंट होता तो कोई फायदा ही नहीं होता ना, राइट.
काम का है, पढ़ लो एक बार अच्छे से। ओके, तो क्या है, सिंपल सी बात है, अगर हम वीडियल इक्वेशन के साथ कंपेयर करें तो हम साफ साफ देख सकते हैं ये वाला वैल्यू जो है वो है मेरा कैपिटल ए। तो एट बॉयल्स टेम्परेचर कैपिटल ए मेरा कितना आ रहा है, बी माइनस ए डिवाइडेड बाय आरटीबी, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 0, राइट। तो जो मेरा बॉयल्स टेम्परेचर आएगा सिंपली देख सकता हूं, दैट विल बी इक्वल्स टू ए बाई आरबी, राइट। तो बॉयल्स टेम्परेचर हमारे पास कितना आ गया, ए बाई आरबी। ध्यान दो, मॉलिक्यूल का साइज जितना छोटा होगा उसका बॉयल्स टेम्परेचर उतना हाई होगा, राइट। मॉलिक्यूल का साइज जितना छोटा होगा उसका बॉयल्स टेम्परेचर उतना ज्यादा हाई होगा, और मॉलिक्यूल जितना ज्यादा इंटरैक्टिंग होगा यानी ए जितना बड़ा होगा उसका भी बॉयल्स टेम्परेचर उतना ही ज्यादा होगा। यानी अमोनिया जिसमें ए का वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो वहां पर हम देख सकते हैं क्या, वहां पर हम क्या देख सकते हैं, हम ये देख सकते हैं जो वहां पर साफ साफ हमें हाई वैल्यू ऑफ बॉयल्स टेम्परेचर मिलेगा, जबकि इन द केस ऑफ हाइड्रोजन जहां पे ए प्रैक्टिकली 0 है, हमें बॉयल्स टेम्परेचर प्रैक्टिकली कभी मिलेगा ही नहीं, यानी उतना लो टेम्परेचर में मिलेगा जो शायद हाइड्रोजन गैस हमारा लिक्विफाई हो जाता है। नाउ लिक्विफिकेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हम डिस्कस करने वाले हैं। लिक्विफिकेशन ही एक्चुअली लोगों के मन पे आइडियल गैस के खिलाफ एक आवाज उठाया था, क्योंकि आइडियल गैस अगर होता है तो आइडियल गैस कभी लिक्विफाई नहीं हो सकता है, लेकिन असली में लिक्विड ऑक्सीजन, लिक्विड नाइट्रोजन, यहां तक कि सच बात तो यह है इनका सॉलिड फॉर्म भी लोगों ने आइसोलेट कर चुका था। तो ऑब्वियस सी बात है, रियल गैस को अगर हम एक्सप्लेन ना करें तो हम आइडियल गैस के बलबूते पे कभी भी ये चीज लिक्विफिकेशन वगैरह एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। अच्छा, तो यहां पर हम ध्यान दें, टीबी आ गया ए बाई आरबी, वहां पे तो मेरा कैपिटल ए 0 है, तो टी अगर ग्रेटर देन टीबी है, टी अगर मेरा ग्रेटर देन टीबी है तो साफ साफ ध्यान दो, ए बाई आर टी का टर्म अब छोटा हो जाएगा, तो बी विल बी ग्रेटर देन ए बाई आर टी, दैट इंप्लाइज कैपिटल ए मेरा 0 होगा, तो स्लोप जो होगा ओरिजिन पे वो मेरा पॉजिटिव होने वाला है। टी अगर लेस देन टीबी है तो बी विल बी लेस देन ए बाई आर टी, तो ए जो होगा दैट विल बी लेस देन 0। तो आई होप यहां पे मामला बिल्कुल क्लियर हो गया है, जो बॉयल्स टेम्परेचर में क्यों हमारा ग्राफ जो है वो अपना नेचर को बदल रहा है। तो दैट इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ बॉयल्स टेम्परेचर फॉर अ वैन डर वाल गैस। ओके, क्वेश्चन कैसे आएगा, ध्यान दो। अच्छा, वैन डर वाल की तरह ही एक बर्थोलेट बोल के साइंटिस्ट थे, तो बर्थोलेट ने भी एक रियल गैस इक्वेशन दिए थे। बर्थोलेट ने भी एक रियल गैस इक्वेशन हमें दिया था, हमें याद नहीं रखना है बर्थोलेट का इक्वेशन, बट एग्जाम में वो दे देगा बर्थोलेट इक्वेशन। क्या है वो? बर्थोलेट ने प्रपोज किया था P बाई अल्फा बाई VM स्क्वायर इंटू T इंटू VM माइनस बीटा, दैट इज इक्वल्स टू RT। यानी उसने बाकी
देखो बीटा जो है वो एक्सप्लेनेशन बी की तरह ही है, लेकिन बर्थोलेट ने साथ ही साथ ये बोला था जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स है वो केवल वीएम पे डिपेंड नहीं करता है, वो साथ ही साथ टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। यानी वैन डर वाल ने जो ए मान लिया था जो एक गैस के लिए कांस्टेंट, बर्थोलेट ने बोला ऐसा नहीं होता है, वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। फॉर वेरी स्मॉल रेंज हम उसको कांस्टेंट मान ले, काम तो चलता है, लेकिन एक्चुअल में हम उसको कंप्लीटली कांस्टेंट तो नहीं मान सकते हैं। सो बर्थोलेट इज बेसिकली अ refinement of van der Waal that we can say. So the question is, calculate Boyle's temperature TB. Calculate Boyle's temperature TB. तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे कंप्यूट करेंगे, देखते हैं। अच्छा, कोई भी अगर दूसरा इक्वेशन देकर हमें बॉयल्स टेम्परेचर निकालने के लिए बोले तो सिंपल सी बात है, तरीका एक ही है, ध्यान देना, कान खोल के सुनना। उसको सबसे पहले विरियल में कन्वर्ट करो। हमारे पास और कोई तरीका नहीं होता है, सबसे पहले उसको विरियल में कन्वर्ट करो। तो कन्वर्ट करते हैं, एक वीएम कॉमन लेके इधर कर दो, PVM alpha by VM into T into 1 minus beta by VM equals to RT। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, PVM plus alpha by VM into T is equals to RT 1 minus beta by VM to the power -1। और जैसे कि हम लोगों ने देखे थे, ये जीपी का उल्टा एक्सपांशन मार दो तो मेरे पास क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू RT 1 प्लस बीटा बाई VM प्लस बीटा स्क्वायर बाई VM स्क्वायर, so on and so forth। और अब इसको इधर ले आओ तो मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं, PVM is equals to RT 1 plus beta by VM plus beta square by VM square dot 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 माइनस RT इंटू क्या लिख सकता हूं, अल्फा बाई RT स्क्वायर बाई VM। इसको मैं स्टाइल से लिख लिया, राइट। तो मेरे पास VM क्या आ जाएगा, मेरे पास VM आ जाएगा इक्वल्स टू RT 1 प्लस बीटा माइनस अल्फा बाई RT स्क्वायर divided by VM plus beta square by VM square plus dot dot dot। So इसको मैंने विरियल के फॉर्म में लिख लिया, ये एक वैलिड विरियल है और ये एक विरियल इक्वेशन भी डेफिनेटली है। सो एक वैलिड विरियल इक्वेशन मतलब ये रियल गैस के लिए डेफिनेटली एक एक्सेप्टेबल इक्वेशन है। तो यहां पर मेरा कैपिटल A, द सेकेंड विरियल कोएफिशिएंट कितना आएगा, बीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई RT स्क्वायर, यह आएगा मेरे पास। तो एट T इक्वल्स टू TB कैपिटल A मस्ट बी इक्वल्स टू 0। तो कैपिटल A को मुझे 0 करना है, तो सिंपल सी बात है, बीटा माइनस अल्फा बाई RTB स्क्वायर दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 0। तो TB मेरे पास आएगा अंडर रूट अल्फा बाई R बीटा।
टीबी जो आएगा वो आएगा अंडर रूट अल्फा डिवाइडेड बाई आर बीटा। तो ये है बर्थोलेट इक्वेशन के लिए बॉयल्स टेम्परेचर का वैल्यू। तो अगर हमें वीरियल में कन्वर्ट करना आता है, बस हमें सेकेंड वीरियल को जीरो करना है एंड सेकेंड वीरियल कोएफिशिएंट को जीरो करते ही हमारे पास बॉयल्स टेम्परेचर अपने आप आ जाएगा। तो रियल गैस का जो फर्स्ट पार्ट है, तो उसके प्रॉपर्टीज और कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर्स के वगैरह जानना वो हम लोग खत्म कर चुके हैं। नाउ वी विल कंसीडर टू मोर थिंग्स, द आइसोथर्म्स एंड द लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। ओके।